बाल मनोविज्ञान को दर्शाती हुई मार्मिक कहानी। नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। इस श्रृंखला में हम आज सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी अनाथ लड़की, जो कि बाल मनोविज्ञान और सामाजिक नैतिक संबंधों को व्यक्त करती हुई महत्वपूर्ण कहानी है। तो चलते हैं कहानी पर। और मुंशी प्रेमचंद्र जी के विषय में तो आप सभी जानते ही हैं कि वह एक युग पुरोधा, युग प्रवर्तक और उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट और हिंदी साहित्य के कर्णधार रहे हैं। 1880 में जन्मे लम्ही नामक स्थान पर जन्मे मुंशी प्रेमचंद्र जी बचपन में नवाब राय के नाम से जाने जाते थे। बाद में उनके मित्र के द्वारा उनको यह नाम दिया गया। उन्होंने लगभग 300 कहानियों का संकलन किया, जो कि हिंदी में मील का पत्थर साबित हुई। तो चलिए, इसी तरह की उनकी प्रसिद्ध कहानी लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो चलते हैं कहानी पर। सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की दौड़कर उनका सामान पकड़ लेती है। सेठ जी रुक गए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या नाम है? लड़की ने जवाब दिया, रोहिणी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया। बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी गंभीरता से देखकर कहा, तुम चले जाते हो तो मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ लेते चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ी दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी? रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिया और बोली, जहाँ तुम जाओगे हम भी वहीं चलेंगे, मैं तो आपकी बेटी हूँ। मदरसे के अफसर ने आगे बढ़कर कहा, इसका बाप साल भर हुआ नहीं रहा, माँ कपड़े सीती है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। सेठ जी के स्वभाव में करुणा थी। यह सुनकर उनकी आंखें भर आई। उस भोली प्रार्थना में वह दर्द था जो पत्थर से दिल को भी पिघला सकता था। बेकसी और यतीमी को इससे ज़्यादा दर्दनाक ढंग से जाहिर करना नामुमकिन था। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में ना जाने क्या क्या अरमान रहे होंगे, और लड़कियां अपने खिलौने दिखाकर कहती होंगी, ये मेरे पापा ने दिया है। वह अपने बाप के साथ मदरसे आती होंगी, उनके साथ मेलों में जाती होंगी और दिलचस्पियों का जिक्र करती होंगी। यह बातें सुन सुनकर इस भोली लड़की को भी ख्वाहिश होती होगी कि मेरा पापा होता। माँ की मोहब्बत में गहराई और आत्मीयता होती है जिसे बच्चे समझ नहीं सकते। बाप की मोहब्बत में खुशी और चाव होता है जिसे बच्चे खूब समझते हैं। सेठ ने रोहिणी को प्यार से गले लगा लिया और बोले, अच्छा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब जी लगाकर पढ़ना। अब छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ आओ, तुम्हें घर पहुंचा दूं। यह कहकर उन्होंने रोहिणी को अपनी मोटर में बिठा लिया। रोहिणी ने बड़े इत्मीनान और गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थी, चेहरा चांदनी की तरह खिला हुआ था। सेठ ने रोहिणी को बाजार की खूब सैर कराई और कुछ उसकी पसंद से, कुछ अपनी पसंद से बहुत सी चीज़ें खरीदी। यहाँ तक कि रोहिणी बातें करते करते कुछ थक सी गई और खामोश हो गई। उसने इतनी चीज़ें देखी और इतनी बातें सुनी कि उसका जी भर गया। शाम होते होते रोहिणी के घर पहुँचे और मोटर कार से उतरकर रोहिणी को अब कुछ आराम मिला। दरवाज़ा बंद था। उसकी माँ किसी ग्राहक के कपड़े देने गई थी। रोहिणी ने अपने तोहफों को उलटना पलटना शुरू किया। खूबसूरत रबड़ के खिलौने, चीनी की गुड़िया जरा दबाने से चूं चूं करने लगती है, और रोहिणी यह प्यारा संगीत सुनकर फूली न समाती थी। रेशमी कपड़े और रंग बिरंगी साड़ियाँ, लेकिन मखमली बूटे की गुलकारियों ने उसे खूब लिभाया। उन चीज़ों को पाने की उसे जितनी खुशी थी, उससे ज़्यादा उन्हें अपनी सहेलियों को दिखाने की बेचैनी। सुंदरी के जूते अच्छे सही, लेकिन उनमें ऐसे फूल कहाँ हैं? ऐसी गुड़िया उसने कभी देखी ना होगी। इन ख्यालों से उसके दिल में उमंग भर आई। वे अपनी मोहिनी आवाज़ में एक गीत गाने लगी। सेठ जी दरवाजे पर खड़े इन पवित्र दृश्यों को आनंद उठा रहे थे। इतने में रोहिणी की माँ रुक्मणी कपड़ों की एक पोटली लिए हुए आती दिखाई दी। रोहिणी ने खुशी से पागल होकर एक छलांग भरी और उसके पैरों से लिपट गई। रुक्मिणी का चेहरा पीला था, आंखों में हसरत और बेकसी छिपी हुई थी। गुप्त चिंता का सजीव चित्र मालूम होती थी, जिसके लिए जिंदगी में कोई सहारा नहीं। मगर रोहिणी को जब उसने गोद में उठाकर प्यार से चूमा
तो जरा देर के लिए उसकी आंखों में उम्मीद और जिंदगी की झलक दिखाई दी। मुरझाया हुआ फूल खिल गया। बोली, आज तो इतनी देर तक कहाँ रही? मैं तुझे ढूंढने पाठशाला गई थी। रोहिणी ने हुमक कर कहा, मैं मोटर कार पर बैठकर बाजार गई थी। वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाई हूँ। वह देखो कौन खड़ा है। माँ ने सेठ जी की तरफ ताका और लजाकर सिर झुका लिया। बरामदे में पहुँचती ही रोहिणी माँ की गोद से उतरकर सेठ जी के पास गई और अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए भोलेपन से बोली, क्यों, तुम मेरे बाप हो ना? सेठ जी ने उसे प्यार करके कहा, हाँ, तुम मेरी प्यारी बेटी हो। रोहिणी ने उनकी तरफ याचना भरी आंख से देखकर कहा, अब तुम रोज यहीं रहोगे। सेठ ने उस बालक को समझा बुझाकर जवाब दिया, मैं यहाँ रहूँगा तो काम कौन करेगा? मैं कभी कभी तुम्हें देखने आ जाया करूँगा, लेकिन वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भेजूँगा। रोहिणी कुछ उदास सी हो गई। इतने में उसकी माँ ने मकान का दरवाज़ा खोला और बड़ी फुर्ती से मैले बिछावन और फटे हुए कपड़े समेट कर एक कोने में डाल दिए कि कहीं सेठ जी की निगाह उन पर न पड़ जाए। यह स्वाभिमान स्त्रियों की खास चीज़ है। रुक्मिणी अभी सोच में पड़ गई थी कि मैं क्या इनकी खातिर तवज्जो करूं। उसने सेठ जी का नाम सुना था। उसका पति हमेशा उनकी बड़ाई किया करता था। वे उनकी दया और उदारता की चर्चा अनेक बार सुन चुकी थी। उसे क्या उम्मीद थी कि कभी उसके घर में भी उनके कदम पड़ेंगे, लेकिन आज वह शुभ संयोग आ गया। वह इस काबिल भी नहीं कि उन्हें घर में बैठने के लिए घोड़ा दे सके। घर में पान और इलायची भी नहीं। वह अपने आंसुओं को किसी तरह ना रोक सकी। आखिर जब अंधेरा हो गया और पास के ठाकुर द्वारे से घंटों और नगाड़ों की आवाज़ें आने लगी तो उन्होंने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, बाई जी, अब मैं जाता हूँ, मुझे भी बहुत काम है। मेरी रोहिणी को कोई तकलीफ़ ना हो। मुझे जब मौका मिलेगा मैं उसे देख जाया करूँगा। उसके पालने पोसने का काम मेरा है। मैं उसे बड़ी खुशी से करूँगा। अब तुम कोई फिक्र मत करना। मैंने उसका वजीफ़ा बंधा दिया है और यह उसकी पहली किस्त है। यह कहकर उन्होंने अपना खूबसूरत सा बटुआ निकाला और रुक्मिणी के सामने रख दिया। गरीब औरत की आंखों में आंसू जारी थे। उसका जी बरबस चाहता था कि उसके पैरों को पकड़कर खूब रोए। आज बहुत दिनों के बाद इस सच्चे हमदर्द की आवाज़ उसके मन में आई। जब सेठ जी चले तो उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया। उसके हृदय की गहराइयों से प्रार्थना निकली, आपने एक बेबस को दया की है, ईश्वर आपको इसका बदला दे। दूसरे दिन रोहिणी पाठशाला गई तो उसकी बाकी सजधज आंखों में खूब जाती थी। उस्तानियों ने उसे बारी बारी प्यार किया और उसकी सहेलियां उसकी एक एक चीज़ को आश्चर्य से देख देख ललचा रही थी। अच्छे कपड़ों से कुछ स्वाभिमान का अनुभव होता है। आज रोहिणी वह गरीब लड़की न रही जो दूसरों की तरफ विवश नेत्रों से देखती थी। आज उसकी एक एक क्रिया से सहसोचित गर्व और चंचलता टपक रही थी। कभी मोटर की तेजी का जिक्र था, कभी बाजार की दिलचस्पियों का बयान, कभी अपनी गुड़ियों के कुशल मंगल की चर्चा, कभी अपने बाप की मोहब्बत की दास्तान। 1 महीने बाद सेठ पुरुषोत्तम दास ने रोहिणी के लिए तोहफे और रुपए रवाना किए। बेचारी विधवा को उनकी कृपा से जीविका की चिंता से छुट्टी मिल गई। वह भी रोहिणी के साथ पाठशाला आती और दोनों माँ बेटियाँ एक ही दर्जे में साथ साथ पढ़ती, लेकिन रोहिणी का नंबर हमेशा माँ से अव्वल रहा। सेठ जी जब पूना की तरफ से निकलते तो रोहिणी को देखने अवश्य आते। उनका आगमन उनकी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए महीनों का सामान इकट्ठा कर देता। इसी तरह कई साल गुजर गए और रोहिणी ने जवानी के सुनहले हरे भरे मैदान में पैर रखा, जबकि बचपन की भोली भाली अदाओं में एक खास मतलब और इरादे का दखल हो जाता है। रोहिणी अब आंतरिक और बाह्य सौंदर्य अपनी पाठशाला की नाक थी। हाव भाव में आकर्षक गंभीरता, बातों में गीत का सा खिंचाव और आत्मिक रस था। कपड़ों में रंगीन सादगी, आंखों में लज्जा व संकोच, विचारों में पवित्रता। जवानी थी मगर घमंड और बनावट, चंचलता से मुक्त। स्त्रियोचित उत्कर्ष की मंजिलें वह धीरे धीरे तय करती जाती थी। सेठ जी के बड़े बेटे नरोत्तम दास कई साल तक अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटियों की खाक छानने के बाद इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल करके वापस आए थे।
अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में उन्होंने सम्मान का पद प्राप्त किया था। अमेरिका के अखबार एक हिंदुस्तानी नौजवान की शानदार कामयाबी पर चकित थे। उन्हीं का स्वागत करने के लिए बम्बई में एक बड़ा जलसा था। इस उत्सव में शरीक होने के लिए लोग दूर दूर से आए। सरस्वती पाठशाला को भी निमंत्रण मिला और रोहिणी को सेठानी जी ने विशेष रूप से आमंत्रित किया। पाठशाला में हफ्तों तैयारियां हुई। रोहिणी को एक दम भी चैन न था। यह पल था कि उसने अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। रंगों का चुनाव भी बड़ी मिठास से किया। काट छाट में वह फबन जिससे उसकी सुंदरता चमक उठती। सेठानी कौशल्या देवी उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। रोहिणी गाड़ी से उतरते ही उनके पैरों पर झुकी, लेकिन उन्होंने उसे छाती से लगा लिया। वह बार बार उसे देखती थी और आंखों से गर्व और प्रेम टपक रहा था। इस जलसे के लिए ठीक समुद्र के किनारे हरे भरे सुहाने मैदान में एक लंबा चौड़ा सामियाना लगा था। समुद्र की लहरें उमड़ रही थी, गोया वह भी इस खुशी के मौके में शरीक थी। जब उपस्थित लोगों ने रोहिणीबाई के आने की खबर सुनी तो हजारों आदमी उसे देखने के लिए खड़े हो गए। यही तो वह लड़की थी जिसने अब की शास्त्री की परीक्षा पास की है। जरा उसके दर्शन करने चाहिए। अब भी इस देश की स्त्रियों में ऐसे रत्न मौजूद हैं। भोले भाले देशवासियों में इस तरह की बातें होने लगी। शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने आकर रोहिणी को गले लगाया और आपस में उसके सौंदर्य और उसके कपड़ों की चर्चा होने लगी। आखिर मिस्टर पुरुषोत्तम दास तशरीफ लाए। हालांकि वह बड़ा शिष्ट और गंभीर उत्सव था, लेकिन उस वक्त दर्शन की उत्कंठा पागलपन की हद तक जा पहुंची थी। एक भगदड़ सी मची। कुर्सियों की कतारें गड़बड़ हो गई। कोई कुर्सी पर खड़ा हुआ, कोई उसके हत्थे पर। कुछ मनचले लोगों ने सामियाने की रस्सियां पकड़ी और उन पर जा लटके। कई मिनट तक यही तूफान मचा रहा। कहीं कुर्सियां टूटी, कहीं कुर्सियां उल्टी, कोई किसी पर गिरा तो कोई नीचे। ज़्यादा तेज लोगों में धौल धप्पा होने लगा। तब भी इनकी सुहानी आवाज़ें आने लगी। रोहिणी ने अपनी मंडली के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ गीत शुरू किया। सारे उपस्थित लोग बिल्कुल शांत थे और उस समय वह सुरीला राग, उसकी कोमलता और स्वच्छता, उसकी प्रभावशाली मधुरता, उसकी उत्साह भरी वाणी दिलों पर नशा सा पैदा कर रही थी। गीत बंद होने पर तारीफ की एक आवाज़ न आई। वही ताने कानों में अब तक गूंज रही थी। गाने के बाद विभिन्न संस्थाओं की तरफ से अभिनंदन पेश हुए और नरोत्तम लोगों को धन्यवाद देने के लिए खड़े हो गए। लेकिन उन भाषणों से लोगों को थोड़ी निराशा हुई। यो दोस्तों की मंडली में उनकी वक्रता के आवेग और प्रवाह की कोई सीमा न थी, लेकिन सार्वजनिक सभा के सामने खड़े होते ही शब्द और विचार दोनों ही उनसे बेवफाई कर जाते। उन्होंने बड़ी मुश्किल से धन्यवाद के कुछ शब्द कहे और अपनी योग्यता की लज्जित स्वीकृति के साथ अपनी जगह पर आ बैठे। कितने ही लोग उनकी योग्यता पर ज्ञानियों की तरह सिर हिलाने लगे। अब जलसा खत्म होने का वक्त था। वह रेशमी हार जो सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था मेज पर रखा हुआ था। उसे हीरो के गले में कौन डाले? प्रेसिडेंट ने महिलाओं की पंक्ति की ओर नजर दौड़ाई। चुनने वाली आंख रोहिणी पर पड़ी और ठहर गई। उसकी छाती धड़कने लगी, लेकिन उत्सव के सभापति के आदेश का पालन आवश्यक था। वह सिर झुकाए मेज के पास आई और कांपते हुए हाथों से हार उठा लिया। एक क्षण के लिए दोनों आंखें मिली। रोहिणी ने नरोत्तम दास के गले में हार डाल दिया। दूसरे दिन सरस्वती पाठशाला के मेहमान विदा हुए, लेकिन कौशल्या देवी ने रोहिणी को न जाने दिया। बोली, अभी तुम्हें देखने से जी नहीं भरा। तुम्हें यहाँ एक हफ्ता रहना होगा। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ से इतना प्यार और दूसरी माँ से इतना अलगाव। रोहिणी कुछ जवाब न दे सकी। यह सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी विदाई की तैयारियों में खर्च किया। 7वें दिन उसे विदा करने के लिए स्टेशन तक आई। चलते वक्त उसके गले मिली और बहुत कोशिश करने पर मैं आंसुओं को न रोक सकी। नरोत्तम दास भी आए थे। उनका चेहरा उदास था। कौशल्या ने उनकी तरफ सहानुभूतिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मुझे तो यह ख्याल ही न रहा कि रोहिणी क्या यहाँ से पूना तक अकेली जाएगी। क्या हर्ज है, तुम ही चली जाओ, शाम की गाड़ी से लौट आना। नरोत्तम दास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, जो इन शब्दों में छिप न सकी। अच्छा, मैं ही चला जाऊँगा। वह इस फिक्र में थे कि देखो विदाई की बातचीत का मौका भी मिलता है या नहीं।
अब जी भर के खूब बातें करेंगे और अपने दर्द दिल सुनाएंगे, और मुमकिन हुआ तो उस लाल संकोच को, जो उदासीनता को पर्दे में छिपाए हुए थी, मिटा देंगे। रुक्मिणी को अब रोहिणी की शादी की फिक्र हो गई। पड़ोस की औरतों में इसकी चर्चा होने लगी। लड़की इतनी सयानी हो गई, अब क्या बुढ़ापे में ब्याह होगा? कई जगह से बातें आईं। उनमें से कुछ बड़े प्रतिष्ठित घराने थे, लेकिन जब रुक्मिणी उन पैमानों को सेठ जी के पास भेजती तो यह जवाब दे देते, मैं खुद फिक्र में हूँ। रुक्मिणी को उसकी यह टाल मटोल बुरी मालूम होती। रोहिणी को मुंबई से लौटे महीना भर हो गया। एक दिन पाठशाला से लौटी तो उसकी अम्मा की चारपाई पर एक खत पड़ा हुआ मिला। रोहिणी पढ़ने लगी। लिखा था, बहन, जब से मैंने तुम्हारी लड़की को बम्बई में देखा है, मैं उस पर रीझ गई हूँ। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं है। क्या मेरा ऐसा भाग्य होगा कि वह मेरी बहू बन सके? मैं गरीब हूँ, लेकिन सेठ जी को राजी कर लिया है। तुम भी मेरी यह विनती कबूल करो। मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूलों की सेज न सुला सकूं, लेकिन इस घर का एक एक आदमी उसे आँख की पुतली बनाकर रखेगा। अब रहा लड़का, माँ के मुंह से लड़के का बखान कुछ अच्छा नहीं मालूम होता, लेकिन यह कह सकती हूँ कि परमात्मा ने यह जोड़ी अपने हाथ से बनाई है। सूरत में, स्वभाव में, विद्या में, हर दृष्टि में वह रोहिणी के योग्य है। तुम जैसा चाहो अपना इत्मीनान कर सकती हो। जवाब जल्द देना, और ज़्यादा क्या लिखूं? नीचे थोड़े से शब्दों में सेठ जी ने उस पैगाम की सिफारिश की थी। रोहिणी गालों पर हाथ रखकर सोचने लगी। नरोत्तम दास की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। उनकी वह प्रेम की बातें, जिसका सिलसिला बंबई से पूना तक नहीं टूटा, कानों में गूंजने लगी। सरस्वती पाठशाला में एक बार फिर सजावट और सफाई के दृश्य दिखाई दे रहे थे। आज रोहिणी की शादी का शुभ दिन, शाम का वक्त, बसंत का सुहाना मौसम। पाठशाला के दरों दीवार मुस्कुरा रहे थे। चंद्रमा अपनी बारात लेकर पूरब की ओर से निकला। उसी वक्त मंगलाचरण का सुहाना राग और हल्के हल्के हवा के झोंकों में लहर मारने लगा। दूल्हा आया। उसे देखते ही लोग हैरत में आ गए। यह नरोत्तम दास थे। दूल्हा मंडप के नीचे गया। रोहिणी की माँ अपने को रोक न सकी। उस वक्त जाकर सेठ जी के पैरों में गिर पड़ी। रोहिणी की आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। मंडप के नीचे हवन कुंड बना था। हवन शुरू हुआ। लोगों के दिलो दिमाग में ताजगी की उमंग पैदा हो गई। फिर संस्कार की बारी आई। दूल्हा और दुल्हन ने आपस में हमदर्दी, जिम्मेदारी और वफादार मित्रता के पवित्र शब्द अपनी जबान से कहे। विवाह की वह मुबारक जंजीर गले में पड़ी, जिसमें वजन है, शक्ति है, पाबंदियां हैं, लेकिन सुख और पाबंदियों के साथ विश्वास भी है। दोनों दिलों में उस वक्त एक नई बलवान आत्मिक शक्ति की अनुभूति हो रही थी। जब शादी की रस्में खत्म हो गई तो नाच गाने की मजलिस का दौर आया। मोहक गीत गूंजने लगे। सेठ जी थककर चूर हो गए थे। जरा दम लेने के लिए बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक नशा सा पैदा करने वाली शांति चारों तरफ छाई हुई थी। उसी वक्त रोहिणी उनके पास आ गई, उनके पैरों से लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और हंसकर बोले, क्यों, अब तो तुम मेरी बेटी बन जाओगी। तो इस तरह हमने सुना मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानियों के संकलन की एक महत्वपूर्ण कहानी, अनाथ लड़की। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। पुनः हम आपके समक्ष एक नए तथ्य के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।